हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में प्राचीन भारत के इतिहास को बड़े लंबे समय से देखा और प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कंट्रोल भी किया। इसके बावजूद जो उसमें अदर टॉपिक रहे उसको भी देखा गया। बस कुछ सब्जेक्ट उसके और छूटे रह गए हैं जिसको एक आध क्लास में और देख लिया जाएगा। ठीक जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हैं उसको नोट्स कराना है, किस वंश का कौन सा संस्थापक रहा है इसको नोट्स कराना है, बस तो उसको भी देख लिया जाएगा। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में चलेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम हम स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये भारत में अरबों के आक्रमण से। अरब कौन थे इसको जानेंगे, क्या हुआ था, कौन सी घटना घटित हुई थी कि हमारा भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ मोड़ लिया है। और मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है इसको हमने बताया था कि 712 ईस्वी से चलेगा। ठीक कब तक? 1707 ईस्वी तक चलेगा, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक 1707 ईस्वी तक चलेगा। तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं कहीं मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग 700 से ही मान ली जाती है, लेकिन अधिकतर किताबें जो 712 ईस्वी मानती हैं कि मध्यकालीन भारत का जो स्टार्टिंग हुआ है अरबों के आक्रमण से हुआ है। ठीक तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो समय चला है 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला है। आगे की तरफ हम देखेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक अरबों के आक्रमण को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी का समय, यानी सातवीं और 8वीं शताब्दी के बीच में जो समय था, 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, उस समय खलीफा का पद हुआ करता था। खलीफा का पद हुआ करता था। और ये जो खलीफा का पद था किसके पास था? अरब शासकों के पास। अरब शासकों के पास था। किसके पास था? अरब शासकों के पास खलीफा का पद हुआ करता था। बाद में चल करके बाद में ये सीरिया तक आया। सीरिया इसकी राजधानी दमिश्क तक आया। और सीरिया का जो खलीफा हुआ करता था, यहाँ का जो खलीफा था, वो था उम्मैद खलीफा हुआ करता था। ठीक उसी समय जो अरब शासक था, अरब जो शासक था वो था अल हजाज। और अल हजाज का ही सेनापति था। इसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा सा एक बार हम लोग शुरू से देखेंगे। 661 से लेकर 750 ईस्वी के बीच खलीफा का पद अरब शासकों के पास होता था। बाद में ये चल करके सीरिया और दमिश्क तक आया। सीरिया की राजधानी दमिश्क यहाँ तक फैला। और सीरिया में उस समय जो खलीफा हुआ करता था उम्मैद खलीफा था। और अरब का जो शासक हुआ करता था वो अल हजाज था। कौन? अल हजाज था। और अल हजाज का ही सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर पहला क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक माना तो जाता है भारतीय इतिहास में कि अरबों का आक्रमण जो भारत में कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो जो ये उम्मैद खलीफा है इसके पहले भी वो 636 ईस्वी में जो इधर महाराष्ट्र में जो थाना है, ठीक
थाने में वो बहुत पहले ही वहां के बंदरगाहों पर आक्रमण करने के लिए एक नाविक को भेजा था, लेकिन उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। फिर बाद में उनका जो आक्रमण रहा है देवल पर रहा है, ठीक, फिर भड़ौच पर रहा है। ऐसे बहुत से बंदरगाहों पर इनका आक्रमण रहा है। बंदरगाहों पर आक्रमण का मतलब ये है कि वहां से जहां से व्यापार संपन्न हो रहे हैं वहां से अधिक मात्रा में धन, सोने, चांदी, ये सारी चीजें प्राप्त होंगे। इसीलिए इनका बंदरगाहों पर पहले अटैक स्टार्ट हुआ, ठीक। तो उमैद खलीफा इसके पहले भी 636 ईस्वी में आक्रमण करवाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 712 ईस्वी में किया गया, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है, किसका सेनापति था? अरब के शासक अल हजाज का सेनापति था। हुआ क्या, जो सीरिया दमिश्क की जो खलीफा थे उमैद खलीफा, इन सब का भारत के दक्षिणी छोर में स्थित श्रीलंका, सुमात्रा, इंडोनेशिया इधर के क्षेत्रों से व्यापार संपन्न हुआ करते थे, श्रीलंका के क्षेत्रों से, ठीक। तो थोड़ा सा इधर देखेंगे कि जो भारत में इसी समय इसी समय भारत में शासन था। इसी समय भारत में जो सिंध प्रांत हुआ करते थे, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वो भारत का हिस्सा था। तो शासन चलता था यहाँ पर, भारत में शासन था दाहिर वंश का। कौन? दाहिर वंश। कौन सा वंश? दाहिर वंश, सॉरी दाहिर का शासन, ठीक, दाहिर का शासन था, ठीक। आगे लिख लेंगे ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश था, ठीक। दाहिर का शासन था और ब्राह्मण वंश था, ठीक, शासक हो गया। इसकी राजधानी थी देवल। कहां? देवल, ठीक। एक बंदरगाह था, ध्यान से देखिएगा। उसी समय भारत में एक ब्राह्मण वंश चला करता था सिंध प्रांतों के क्षेत्र में, ठीक। दाहिर कहां? सिंध प्रांत में, ठीक। सिंध प्रांत में एक वंश चला करता था, ब्राह्मण वंश, ठीक, जिसका शासक था दाहिर। उसकी राजधानी देवल हुआ करती थी, जो एक बंदरगाह थी। अब हुआ क्या, जो अरब देश थे, ऊपर की तरफ अरब जो देश थे, इन अरब देशों में अरब देश और ये भारत, जो निचला भारत है यहाँ से श्रीलंका से, ऐसे होकर के अरब देशों से जहाजें आया करती थी और श्रीलंका से व्यापार करके जाया करती थी। अब इधर श्रीलंका से जब जाया करती थी तो नीचे इधर जो देवल बंदरगाह था पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, इन देवल बंदरगाहों पर इधर बीच में इन जहाजों को लूट लिया जाता था। देवल बंदरगाह पर किसके शासन था? दाहिर का शासन था, जो कि एक ब्राह्मणवादी वंश था। अब हुआ क्या, एक बार सीरिया का जो खलीफा था उमैद खलीफा, इसके जो जहाज थे ये माना जाता है कि श्रीलंका व्यापार के लिए गए। जो श्रीलंका का राजा उस समय हुआ करता था, श्रीलंका का खलीफा कह लीजिए, तो उस समय का वहां का जो राजा था, उसके पहले उसके साम्राज्य में जितने भी मुस्लिम थे वो जो एक्सपायर कर गए थे मुस्लिम, उनके जो अनाथ बेटियां थी, बेटे थे और जो पत्नियां थी, उनको यहाँ का श्रीलंका का खलीफा जो हुआ करता था, इस खलीफा के पास, जो सीरिया में शासन करता था, उमैद खलीफा के पास भिजवाया। और जब भिजवाया तो उस समय भी देवल बंदरगाह पर लोगों ने लूट कर लिया। कुछ डाकू जो साम्राज्य थे, नाविक का वही रास्ता था, उसे उन्होंने लूट लिया। फिर दूसरी घटना माना जाता है इतिहास में कि जो यहाँ का श्रीलंका के साम्राज्य का जो राजा या शासक खलीफा हुआ करता था, वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और जब इस्लाम मुसलमान बन गया था तो क्या किया कि भारत से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो भारत से रास्ते से ना जाकर के इसी नाव के रास्ते से ही उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो खलीफा है उमैद खलीफा, इनको बहुत ज्यादा वस्तुएं और सोना चांदी भेजा। और जब सोना चांदी भेजा तब भी देवल बंदरगाह पे
इनके ब्राह्मण वंशों से संबंधित लोगों ने लूटपाट कर ली। एक बार हुआ क्या, उम्मैद खलीफा अपने प्रतिनिधियों को भेजा भारत, और प्रतिनिधि जब भारत आए तो यहाँ से बहुत से दास दासियों को खरीदा। ठीक, भारत में उस समय दास दासियों का मतलब खाने के लिए बहुत लोग मरते थे, तो दास दासियों को खरीदा, और जब खरीदा तो उसके साथ अन्य वस्तुओं को भी खरीदा। और जब यही लेकर के जा रहे थे सब, जो अरब देश के लोग अरबी आए थे उम्मैद खलीफा के प्रतिनिधि, यही सब लेकर के जब भारत से गुजर रहे थे देवल बंदरगाह से, तो देवल बंदरगाह पे, जो देवल बंदरगाह था, शासन था इसका ब्राह्मण वंश का, दाहिर का, इसके कुछ लोगों ने इसको लूटपाट करके लूट लिया। और जब लूटपाट करके सब कुछ छीन लिया तो एक उम्मैद खलीफा जो है, बताया किसको, उम्मैद खलीफा बताया अल हजाज को। किसको बताया, अल हजाज को, क्योंकि अरब शासकों के ही अधीन ये हुआ करते थे, क्योंकि अरब से ही पद आया था खलीफा का, कहाँ, इधर सीरिया में आया था। ठीक, तो अरब के अधीन हुआ करता था सीरिया, ये सारे क्षेत्र। तो उम्मैद खलीफा अल हजाज के पास भिजवाया कि ऐसा है कि हमारा जहाज देवल बंदरगाह से गुजर रहा था दास दासियों को लेकर के और कुछ अन्य वस्तुओं को लेकर के गुजर रहा था, देवल बंदरगाह पे जो ब्राह्मण वंश चल रहा है वो लूट लिया, और इसके पहले भी वो कई बार लूटपाट कर चुका है हमारे जहाजों। अल हजाज ने इसको पहले आदेश भिजवाया। अल हजाज जो है उम्मैद खलीफा जो थे, इन्होंने आदेश भिजवाया भारत में, इधर ब्राह्मण वंश के पास कि जो भी लूटपाट किए वो भेज दो वापस। लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। जब भेजा नहीं तो फिर उम्मैद खलीफा फिर अल हजाज को बताया। यानी एक बार जो है उम्मैद खलीफा पहले दाहिर वंश को बताया कि जो तुम लूटपाट किए वो दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर उम्मैद खलीफा अल हजाज से बताया कि सर ले लिया है, दे नहीं रहा है। फिर अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो फिर इसने आक्रमण सबसे पहले सिंध प्रांत पर ही किया था। ठीक, तो इन्होंने कई अभियान किया। मोहम्मद बिन कासिम धीरे धीरे जीतते हुए भारत तक के क्षेत्रों तक आया, और कन्नौज में आक्रमण करने ही वाला था कि तब तक उसकी मृत्यु हो गई। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें कहानी समझ में आया, अभी नहीं आया, फिर से देखिएगा। हमने बताया कि 661 से 750 ईस्वी के बीच, यानी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच खलीफा का पद अरब शासकों के पास हुआ करता था। बाद में चल करके सीरिया दमिश्क तक आ गया, यानी सीरिया के क्षेत्रों में आ गया। और सीरिया में जो खलीफा हुआ करते थे ये अरब शासकों के अधीन हुआ करते थे। उस समय अरब जो शासक हुआ करता था अल हजाज था, और अल हजाज का सेनापति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। उसी समय भारत में जो शासन था एक ब्राह्मण वंश का था सिंध प्रांतों में, जहां का शासक दाहिर हुआ करता था, और इसकी राजधानी देवल बंदरगाह थी। ठीक ठीक, देवल बंदरगाह थी। अब हुआ क्या, अरब जो देश थे, अरब देशों का व्यापार भारत से लेकर के निचले दक्षिण क्षेत्रों में श्रीलंका से हुआ करते थे। तो जब ये हुआ करते थे तो जो जहाजें हैं पानी वाली व्यापार करने के लिए देवल बंदरगाह से होकर के गुजरते थे सिंध प्रांत के, और जब गुजरती थी तो देवल बंदरगाह के जो राजा था, दाहिर वंश का जो शासन था, दाहिर का, ब्राह्मण वंश का, ये अधिकतर यहाँ पर लोग लूटपाट कर लिया करते थे। तो श्रीलंका से माना जाता है कि श्रीलंका का जो खलीफा है, एक बार जहाजों में जो वहां के उसके क्षेत्रों के मुस्लिम मर गए, उनके बच्चों को, उनके बेटियों को, उनके पत्नियों को भेजकर, अनाथ जो थे उनको भेजा किसके पास, उम्मैद खलीफा के पास, जो सीरिया का क्या था, खलीफा था, इसके यहाँ भेजा। तभी देवल बंदरगाह पे ये लोगों ने लूटा। कुछ समय बीतने के बाद फिर माना जाता है कि जो श्रीलंका का खलीफा शासक था वो मुस्लिम धर्म अपना लिया, और मुसलमान जब बन गया तो उसने उम्मैद खलीफा को, जो खलीफा हुआ करता था अरब से चलकर सीरिया में आया था पद, उस खलीफा को इन्होंने कुछ सोना चांदी और अन्य वस्तुओं का गिफ्ट भेंट किया। और जब गिफ्ट भेंट किया तो वो जा रहा था, तब भी देवल बंदरगाह पर लूटपाट हो गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है आक्रमण का भारत में अरबों का, सबसे महत्वपूर्ण घटना यही मानी जाती है कि एक बार उम्मैद खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत भेजा दास और दासियों को खरीदने के लिए तथा कुछ और वस्तुओं को खरीदने के लिए। और जब उनके प्रतिनिधि भारत आए इसको खरीद कर लेकर लौट रहे थे तो देवल बंदरगाह पर दाहिर वंश, जो दाहिर चलता था ब्राह्मण वंश, ये आक्रमण कर दिए इसके कुछ लोगों ने और लूटोरों ने, और उसको लूटपाट कर लिया। और जब ये बात पता चली उम्मैद खलीफा को तो इसने अल हजाज, अरब शासक के अधीन था, तो अल हजाज को बताया कि महोदय ऐसा है कि हमारे जहाज को ऐसे इतने लोगों ने लूटा, एक वही बार नहीं लूटा, इसके पिछली बार भी कई बार ये लोग लूट चुके हैं।
फिर उमैद खलीफा ने एक नोटिस भिजवाया, आदेश भिजवाया ब्राह्मण वंश दाहिर के पास कि जो कुछ भी लूटपाट छिनैती हुई है आप उसकी भरपाई कर दें। ठीक, लेकिन दाहिर ने एक भी नहीं सुना। फिर क्या किया, उमैद खलीफा अल हजाज को पुनः बताया। फिर अल हजाज का जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, इसने भेजा अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को, अल हजाज जो अरब शासक था, इसने भेजा कि जाओ और तुम सिंध प्रांत पर आक्रमण करो। अब अरबों का सिंध प्रांत पर आक्रमण होगा। हमने बताया था कि 712 ईस्वी में ही अरब आक्रमण नहीं किए थे, इसके पहले भी वो 636 ईस्वी में इतिहासकार मानते हैं कि उनके आक्रमण बंदरगाहों पर हो चुके हैं। जो अरबी थे इनका आक्रमण 636 ईस्वी में ही थाने पर हुआ, फिर देवल में हुआ, फिर भड़ौच में हुआ। इनके पहले भी आक्रमण थे लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। सबसे पहली बार सफल 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक, तो इसको देखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तत्कालीन शासक ब्राह्मण वंश चलता था दाइर, उसके पूरे क्षेत्रों में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अभियान किया। अभियान का मतलब है चढ़ाई करके लूटपाट करना, छिनैती करना और युद्ध करके उस क्षेत्र को विजित कर लेना। ठीक, तो आगे की तरफ हम लोग देखेंगे अब मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज ने इसको भेजा है और अब ये आकर के लूटपाट करेगा, उसकी भरपाई करेगा। अगर यही दाहिर वंश का शासक, दाहिर जो था ब्राह्मण वंश का शासक, अगर ये वापस कर दिया होता तो ऐसी लड़ाई झेलना ही नहीं पड़ता भारत को। ठीक, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया। आगे की तरफ हम इसमें अब लिखेंगे। इस कहानी को याद रखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया वो क्लास को बैक करके देखेंगे। आगे की तरफ हम लोग अब देखेंगे इसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ठीक, भारत में अरबों का आक्रमण देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 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 ठीक, देखेंगे इसमें यह अभियान। पहला है देवल अभियान। देवल अभियान। देवल अभियान। और जो देवल अभियान पड़ता था, देवल क्या था? एक अभी हमने देखा कि ये जो था बंदरगाह था कहाँ, सिंध प्रांत में। ठीक, जहां पर ब्राह्मण वंश चलता था, कौन? दाहिर का। आगे अभियान का मतलब चढ़ाई करना, लूटपाट करना, उस साम्राज्य को अपने में मिलाना। ठीक, देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया देखिएगा, इसमें लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने, हम 60 फॉर्म में ही लिखेंगे। कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर, सर्वप्रथम इसको याद रखिएगा, किसके रास्ते? मकरान के रास्ते, देवल पर आक्रमण किया। ठीक, आक्रमण किया कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तिथि, यहीं से हमारा भारतीय इतिहास मध्यकालीन की तरफ मोड़ ले लेता। 712 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर इसके बाद आगे देखेंगे इसमें, जहां पर दाहिर के भतीजे ने इसका डटकर सामना किया। सामना किया परंतु बाद में पराजित हो गया। पराजित हुआ।
और जब पराजित हो गया तो देवल बंदरगाह पे जो है इन देवल वाले क्षेत्रों में कौन, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे दूसरा अभियान। सारे अभियान महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखेंगे। दूसरा अभियान की तरफ हम देखेंगे, इसमें निरून अभियान। सब स्थल है पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। निरून अभियान, निरून अभियान, निरून अभियान देखेंगे। निरून अभियान में बहुत यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए ही कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली। बिना, ये जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे निरून क्षेत्र में, ये बिना उसे युद्ध किए मोहम्मद बिन कासिम को कहा ठीक है हम आपके पास आ जाते हैं, आप हमको मारो, कुछ भी मत करो, हम सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद अगला देखेंगे सेहबन अभियान। सेहबन ये स्थल के नाम है, सेहबन अभियान, सेहबन अभियान। ठीक, अभियान, सेहबन अभियान, सेहबन अभियान देखेंगे। इसमें यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई लिखेंगे, यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई, का चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई माझरा, माझरा शासन करता था, शासन करता था। ठीक, जो सेहबन था यहाँ पर, जो दाहिर था इसका चचेरा भाई, किसका, दाहिर का, कौन, चचेरा भाई, कौन, माजरा, ये शासन करता था। ठीक, यही यह भी लिखेंगे, यह भी थोड़ा बहुत विरोध के बाद, थोड़ा बहुत विरोध के बाद, थोड़ा बहुत विरोध के बाद कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली, कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली। ठीक, यहाँ पर दाहिर का जो चचेरा भाई माझरा शासन करता था, यह भी थोड़ा बहुत विरोध किया, फिर बाद में कासिम के क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। आगे की तरफ देखेंगे हम अगला अभियान। ये सब अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम से पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, आप इनको याद रखेंगे। और सब 712 ईस्वी के ही अभियान हैं। देखेंगे आगे है इसके बाद रावर अभियान, रावर अभियान, रावर अभियान। अभियान का मतलब हमने बताया कि उस पे क्षेत्रों पर चढ़ाई करना, लूटपाट करना, जितना कुछ भी मिल रहा है उस पे अधिकार करके लेकर चले आना। देखेंगे रावर अभियान, इसमें देखेंगे सिंध नदी पार कर, सिंध नदी पार कर, पार कर। अब हुआ क्या देखिएगा, ये भारत वाला क्षेत्र है। ठीक, यहाँ से जो सिंध नदी निकली है, अब तक इधर शासन इधर कर रहे थे, अब सिंध नदी पार करके इधर आ गया इस क्षेत्रों में। ठीक, भारत के सटे वाले सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया, राजा दाहिर
पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया। अब हुआ क्या देखेंगे, सिंध नदी पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें क्या हुआ, राजा दाहिर चकित रह गया, राजा दाहिर चकित रह गया, चकित रह गया और डर कर अपनी सेना को लेकर रावर में, रावर ये स्थान का नाम है, रावर भाग गया, रावर भाग गया। ठीक, ये भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है, रावर भाग गया, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम एक पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। कब हुआ था इसको नोट कर लेंगे, 20 जून 712 ईस्वी, 712 ईस्वी। 20 जून 712 ईस्वी को क्या हुआ, यहाँ पर आक्रमण युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो उसी में डर की वजह से जो दाहिर था इसकी मृत्यु हो गई। उसी युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और इसकी एक पत्नी थी, ठीक, दाहिर, इसकी पत्नी, 2 पत्नियां थी। अभी एक लाट देवी के आगे बारे में पढ़ना है, जिसको मोहम्मद बिन कासिम उसको बंदी बनाएगा। पत्नी एक थी जो पहली वाली थी, जो विधवा हुई थी, ये थी रानबाई। इसने रानबाई, ये जो थी रावर जो किला था इसकी सुरक्षा की जब तक इसके बस में था। फिर रानबाई आगे चल करके अपने सम्मान के लिए क्या कर लिया, इसने जौहर कर लिया, जौहर कर लिया। क्या हुआ करता था, पहले की जो महिलाएं हैं अपनी सती प्रथा, जो एक तरफ से कह लीजिए पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए महिलाएं जो क्या करती थी, पति के मर जाने के बाद अपने को आग के हवाले कर लेती थी कि ताकि हमारा मान सम्मान बचा रहे, हम पतिव्रता नारियों में रहें। इसीलिए आग के हवाले कर लेती थी स्वयं को, और उनके साथ साथ उनकी दास दासियां जो थी वो भी। तो इसी को जौहर बोला गया। जब दाहिर की मृत्यु हो गई, कौन, रावर अभियान के दौरान, तो इनकी पत्नी रानबाई भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया। एक रानी लाट देवी है, लाट देवी के बारे में, और उसकी जो 2 पुत्रियां हैं परमल और सूर्या, अभी उनको बंदी बनाएगा अगले अभियानों में। ठीक, तो ये रहा रावर अभियान, जिसमें दाहिर क्या कर दिया गया, ब्राह्मण वंश का मार दिया गया। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अब अगला अभियान। ये सब पीसीएस की परीक्षाओं में अधिकतर अभियान पूछे जाते हैं, जो कि छोटी परीक्षाओं में कुछ नहीं दिया गया है। इनकी मतलब छोटी परीक्षाओं में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन किताबों में जल्दी लूसेंट वगैरह जैसे बुकों में एक घटना चक्र में उतना ज्यादा विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। अगला अभियान के बारे में हम देखेंगे ब्राह्मणाबाद अभियान। ये भी सिंध प्रांत का स्थान है, अभियान देखेंगे। इसमें हुआ क्या, यहाँ पर दाहिर का पुत्र
दाहिर का पुत्र जय सिंह शासन करता था। जय सिंह क्या करता था? शासन करता था। और कासिम और दाहिर के पुत्र देखेंगे इसमें, मोहम्मद बिन कासिम और जय सिंह के, कासिम और मोहम्मद बिन कासिम और जय सिंह के सेना के बीच काफी बड़ी टक्कर हुई जिसमें 20,000 लोगों की, कितना? 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और जय सिंह परास्त हुआ। जय सिंह क्या हुआ? परास्त हुआ और युद्ध भूमि से भाग गया। युद्ध भूमि से क्या हुआ? भाग गया। ठीक। कासिम और जय सिंह की सेना के बीच काफी बड़ी टक्कर हुई जिसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई और इसी समय जो जय सिंह था ये पराजित हुआ और वो युद्ध भूमि से छोड़कर भाग गया। ठीक। इसी के बाद क्या किया? मोहम्मद बिन जो कासिम था वो क्या किया? ठीक। दाहिर की ठीक पत्नी, दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी, पत्नी सेकंड, यहाँ हम पत्नी सेकंड लिख दे रहे हैं ताकि पता चले दूसरी पत्नी, तथा दो पुत्रियों को बंदी बनाया। ठीक। और बंदी बना करके उम्मैद खलीफा जो थे सीरिया के, उनके पास भेजा। पत्नी कौन थे देखेंगे इसमें। ये थी रानी लाडबाई। पत्नी थी। देखेंगे पुत्रियां, ये थी सूर्या देवी और परमल देवी। कौन? सूर्या देवी और परमल देवी। एक थी सूर्या देवी और परमल देवी। इन दोनों को बंदी बनाया था। कौन बंदी बनाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक। इतना नोट करेंगे, तब तक हम इनको डाल लें मार्कर में, आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। अगला भी यहाँ सबको बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं।
ठीक, देखेंगे इसमें अगला अभियान आरोर अवलिक अलोर अभियान। अरोर या आलोर अभियान। ठीक, देखेंगे इसमें क्या हुआ। यह सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। यह सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। यह सिंध प्रांत की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। कौन, आरोर या अलोर। ठीक, आगे देखेंगे इसमें ये और यहाँ पर दाहिर के एक अन्य पुत्र का शासन हुआ करता था। एक अन्य दाहिर का एक अन्य पुत्र था। ठीक, एक अन्य पुत्र था, उसका शासन हुआ करता था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें इस पर कासिम ने आक्रमण किया। इस पर कासिम ने आक्रमण किया और इसे विजित कर लिया। ठीक, सब 712 ईस्वी के करीब में है। अब 13 में भी प्रवेश करेंगे हम लोग। इस पे कासिम ने आक्रमण किया और इसे विजित कर लिया। आगे की तरफ देखेंगे मुल्तान अभियान। अगला अभियान मुल्तान अभियान। किसी भी तरीके की दिक्कत होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा नंबर दिया गया है। किसी भी परीक्षा के नोट्स प्राप्त करना है पेड जैसे सामान्य अध्ययन का कुछ पैसों में, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें मुल्तान अभियान। कौन, मुल्तान अभियान। मुल्तान अभियान में देखेंगे और मुल्तानी मिट्टी भी प्रसिद्ध है जो चेहरा के सफाई के लिए होता है। मुल्तान देखेंगे स्वर्ण नगरी भी कही जाती थी। लिखेंगे 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर क्या किया, आक्रमण किया और यहाँ से बहुत ज्यादा सोना प्राप्त किया जिससे मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाने लगा। अरबियों ने सर्वाधिक सोना यहीं से प्राप्त किया और इसे स्वर्ण नगरी नाम दे दिया। किसको, मुल्तान वाला जो स्थल था। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें स्टार बना करके आगे लिखेंगे बाहर, इसे हेडिंग से बाहर निकल करके भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला, भारत में प्रथम आक्रमण करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। मोहम्मद बिन जो कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला क्या था, प्रथम मुसलमान था। आगे इसको नोट कर लेंगे अंडरलाइन करके, प्रथम मुसलमान था। आगे लिखेंगे
यह सर्वप्रथम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सर्वप्रथम सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया। सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। यह सर्वप्रथम सिंध और मुल्तान पर क्या किया? आक्रमण किया। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें प्रथम मुसलमान, इसको नोट कर लेंगे। यह सर्वप्रथम सिंध एवं मुल्तान पर आक्रमण किया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम देखेंगे प्रथम मुसलमान, यह प्रथम मुसलमान था। यह प्रथम मुसलमान था जिसने जजिया कर लागू किया। प्रथम मुसलमान था जिसने क्या किया? जजिया कर लागू किया। और ये जो जजिया कर हुआ करता था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे? गैर मुसलमानों से लिया जाता। यानी जो काफिर हुआ करते थे। गैर मुसलमान का मतलब काफिर। कितना? पूरे हिस्से का 1/2 से 1/2/3 लिया जाता था। ठीक, इतना लिया जाता था। आगे जो गैर मुसलमान में छूट इसमें दिया था कुछ लोगों को, जैसे ब्राह्मण, दिव्यांग, ठीक, दिव्यांग एवं अंधा, ठीक, इनको छूट दिया था। इनको जो ब्राह्मण वर्ग था इनको, और दिव्यांगों के अंधों को छूट दिया था। और बाकी सब पे गैर जो हिंदू थे, गैर मुसलमान थे, जो काफिर थे, उन पे लागू किया था। पूरे हिस्से का 1/2 अथवा 2/3 लेता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। इसने मोहम्मद बिन कासिम, इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। ठीक, जिसे दिरहम कहा जाता था। दिरहम सिक्के कहा जाता था। ठीक, इसने पहली बार क्या चलवाया था? स्वर्ण सिक्का चलवाया था। प्रथम मुसलमान जिसने भारत में आकर के स्वर्ण सिक्के चलवाया वो दिरहम था। ठीक, जिसे दिरहम सिक्का कहा जाता था। इसके तो आगे हेडिंग देंगे। आगे हेडिंग डालेंगे अरबियों के द्वारा। यहाँ पर अरबियों के द्वारा भारत में लाई गई वस्तुएं। एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम के सभी परीक्षाओं में। अरबियों द्वारा भारत में लाई गई वस्तुएं। ठीक, भारत में लाई गई वस्तुएं देखेंगे कौन? पहला, इसमें अरबी घोड़े। क्या? अरबी घोड़े लाए कौन? अरबियों ने। फिर क्या? खजूर की खेती
फिर क्या, ऊंट पालन, ऊंट पालन, ऊंट पालन, ऊंट पालन। ठीक, आगे की तरफ खजूर की खेती, ऊंट पालन हो गया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें मानसून शब्द, मानसून हिंदी में पूछा जाता है मानसून किसकी देन है, तो मानसून शब्द इन्होंने ही दिया था। आगे इसमें मानचित्रावली, मैप, मानचित्रावली, ठीक, इन्होंने ही दिया था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम अरबियों ने, जो मोहम्मद बिन कासिम था, अरबियों ने हमारी दो पुस्तकों का, हमारी दो पुस्तकों का, दो पुस्तकों का, दो पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अनुवाद करवाया। कौन कौन थी दो पुस्तकें देखा जाए। पहला था चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक, जिसने किसे लिखा था, चरक ने। दूसरा था पंचतंत्र, किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था, पंचतंत्र। इन दोनों का क्या किया, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, में अनुवाद करवाया। ठीक, नोट कर लेंगे। जो चरक संहिता जिसे चरक ने लिखा था और पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने, इन दोनों का अरबी भाषा में कौन अनुवाद करवाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे की तरफ देखेंगे इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें सिंध, सिंध विजय के प्रभाव, सिंध विजय के प्रभाव। ठीक, इसमें एक इतिहासकार है लेनपून, उनका कथन है, उसको देखना है। लेनपून, लेनपून ने कहा है, ने कहा है इसके विषय में, इसके विषय, इसके विषय में लेनपून ने कहा है। क्या कहा है देखेंगे। इन्होंने कहा कि सिंध, सिंध, सिंध को अरबों, सिंध को अरबों, सिंध को अरबों ने विजित तो किया, ने विजित, ने विजित तो किया। इसने कहा कि सिंध जो है अरबों ने तो विजित किया, किंतु यह विजय, किंतु यह विजय, यह विजय, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और, ऐतिहासिक और, ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म, ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना को, की घटना को, इस्लाम धर्म की घटना को घटना मात्र ही रही, घटना मात्र ही रही, ही रही। यह प्रभाव, यह प्रभाव रहित विजय थी, विजय थी। ध्यान से सुनिएगा। लेनपून ने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही। यानी ये आए, बस इस्लाम धर्म का थोड़ा प्रचार किया और थोड़ा सा इतिहास में एक छाप छोटी की अरबों ने आक्रमण किया था और कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, न तो अपने पूरे धर्म का प्रचार प्रसार सही तरीके से कर पाए, न कुछ। क्योंकि आगे चल करके 714
ईस्वी में जो उमैद खलीफा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे चल करके 17वीं शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी तक ये धीरे धीरे खलीफा का पद वहां से खत्म होने लगेगा। उसके पहले 714 ईस्वी के पहले ही जब वो 13 में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, और जब इतने प्रदेशों को विजित करने के बाद वो भारत में आक्रमण करने के लिए कन्नौज की तरफ बढ़ा, तभी उसकी मृत्यु हुई। और जब वो मृत्यु हुई तो वो शिथिल पड़ गया, और उधर जो अरब शासकों का और सबका कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लास्ट में सिंध प्रांत और मुल्तान दो ही एक ऐसे थे जो अरबों के हाथों में थे, बाकी सब स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिए। इन सब के मरने के बाद अपने को स्वतंत्र कर लिए, तो इधर जो भी उनका प्रभाव था वो खत्म होने लगा। बस सिंध प्रांत और मुल्तान उनके जो अरबी थे उनके अधिकार क्षेत्र में था। ठीक, तो इसी पे लेनपुन एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि सिंध को अरबों ने तो विजित किया, किंतु यह एक ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना रही है, यह प्रभाव रहित रही। उन्होंने कोई भी प्रकार का प्रभाव भारत पर नहीं छोड़ा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। अरबों को श्रेय दिया जाता है, क्या श्रेय दिया जाता है? आगे की तरफ देखेंगे। इसमें अरबों को श्रेय दिया जाता है, अरबों को श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। अरबों को श्रेय दिया जाता है, क्या श्रेय दिया जाता है देखेंगे। अरबियों ने ही अरबियों ने ही अरबियों ने ही अरबियों ने ही चीन द्वारा आविष्कृत वस्तुओं का ज्ञान यूरोप तक पहुंचाया, माना जाता है कि जो चाइना वगैरह में सामान थी, भारत में जो शून्य वगैरह का खोज हुआ, दशमलव प्रणाली की, ये सारी चीजों का जो कुछ भी था भारत में, जो गणित और टेक्नोलॉजी साइंस लिखा जा रहा था, इन सारी चीजों का जो प्रयोग कहाँ तक, उसका ज्ञान कहाँ तक पहुंचाया, यूरोप तक के देशों में पहुंचाया इन्होंने। कौन? अब अरबियों ने। तो नीचे लिखेंगे चीन द्वारा आविष्कृत वस्तुएं, चीन द्वारा आविष्कृत वस्तुएं, चीन द्वारा आविष्कृत वस्तुएं। जितना इन्होंने चीन हम लोगों के देशों से दिए नहीं, हम लोगों के देशों को उससे अधिक कहीं सीख कर गए। मोहम्मद बिन कासिम ने भी यहाँ पर बहुत सी शिक्षाओं को देखा और उसको ग्रहण भी किया। चीन द्वारा आविष्कृत वस्तुएं, इसके द्वारा देखेंगे कागज, फिर इसके बाद कंपास। ठीक, कंपास जो हुआ करता था ये दिक्सूचक यंत्र हुआ करता था, दिशा को बताने वाला। ठीक, नॉर्थ साउथ होता है ना, दिक्सूचक यंत्र था। फिर छपाई खाना। ठीक, इसके बाद बारूद ETC, जिसमें कपास की खेती वगैरह, इन सब सारी चीजों का जो ज्ञान दिया, ये चीन से ही ले जा करके चीन के ज्ञानों को, भारत के ज्ञानों को क्या अरबियों ने यूरोप देशों को क्या किया? पहुंचाया। ठीक, किसको पहुंचाया? यूरोप के देशों ने। किसने पहुंचाया? अरबियों ने। कहां पर? यूरोप में। कहां से सीख करके? चीन के द्वारा आविष्कृत और भारत के द्वारा आविष्कृत चीजों को। तो हम लोगों ने भारत में अरबों का आक्रमण देखा 712 ईस्वी में। लेकिन मध्य प्रदेश PCS में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, उसमें 712 ईस्वी ही नहीं दिया था, तो उसमें 711 ईस्वी दिया था ऑप्शन। तो हमेशा इतिहास में अगर तिथियां नहीं मिलती हैं तो निकटतम तिथि को हम टिक करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग अब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत से पढ़िए। कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उमाकांत यादव सर GS क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। प्रणाम।